नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है। रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार चल रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि 13 दिन की जंग में रूस के इतने हथियार तबाह हो चुके हैं जितने 30 साल में भी नहीं होते। दूसरी तरफ यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने जेलेंस्की से किसी भी कीमत पर इस युद्ध को रोकने की अपील की है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है। यूक्रेन में कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। कई देशों की कोशिशों के बाद भी ये युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों पे बमबारी हो रही है। सभी शहर में रूस की तरफ से 500 किलो के बम गिराए गए। उधर इन दोनों देशों की तरफ से ये लगातार दावे हो रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारा जा चुका है। रूस के 303 टैंक और 48 लड़ाकू विमान भी तबाह कर दिए गए। हालांकि रूस की तरफ से ये तमाम दावे खारिज किए जा चुके हैं। उधर युद्ध के बीच कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो इंसानियत को हराती हुई दिखाई दे रही है। रूसी बमबारी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन को छोड़ने के लिए मजबूर है। इनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार तक शामिल है। यूक्रेन पर हमले के बाद से लेकर अब तक कुल 20 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन कर लिया है। अब भी लोग पलायन कर रहे हैं। इन लाखों लोगों ने यूक्रेन को छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में शरण ली है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, एक मासूम बच्चा किस तरह से वहां दर दर भटक रहा है, रो रहा है, कराह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कल तक जिन आंखों ने बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखा था, आज उन्हीं आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू बचे हुए हैं, बेबसी बची हुई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह युद्ध मानवता के विरुद्ध है, लेकिन इसका अंत कैसे हो, इस पर आज की चर्चा। ऐसे में इस युद्ध के 13वें दिन बहुत सारे गंभीर सवाल उत्पन्न होते हुए, मसलन कब थमेगा यूक्रेन और रूस के बीच जारी ये युद्ध। सबसे बड़ा सवाल यही बरकरार है, जिसका जवाब हाल फिलहाल तो मिलता हुआ कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। कुछ उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही है। गिरती हुई मिसाइलें, मरते हुए लोग, आखिरकार कब लगेगी इन तमाम चीजों पर रोक? रूस के आगे क्यों बेबस है सुपर पावर अमेरिका? क्यों आखिर इस युद्ध को खत्म कराने के लिए कोशिशें ऑन अ सीरियस नोट नजर नहीं आ रही है? रूसी मिसाइल के आगे प्रतिबंधों के बम कितने होंगे असरदार? बेघर होते लोग, बिलखते मासूमों के दर्द पर मरहम कब लगेगा? क्या यूक्रेन की ताकत को समझने में गलती कर बैठे हैं पुतिन? ये युद्ध लंबा खिंचता हुआ, और जितना लंबा खिंचता हुआ उतना ही भयंकर मंजर हमारे सामने आता हुआ। क्या जेलेंस्की के हौसलों के आगे पुतिन की सेना बेदम साबित हो रही है? क्या यूरोप झेल पाएगा ये सबसे बड़ा शरणार्थी संकट? आज इन्हीं कुछ तमाम महत्वपूर्ण सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गोयल साहब आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत आपका। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुरेश कुमार गोयल जी आप ही के साथ। फिलहाल सबसे बड़ा, सबसे गंभीर सवाल, जिस सवाल पर पूरी दुनिया की इस समय नजर टिकी हुई है, वो सिर्फ यही बना हुआ है कि इस विनाश का अंत कैसे हो, इस युद्ध को कैसे रोका जाए। क्योंकि सीरियस नोट पर कहीं कोई ऐसी कोशिश होती हुई हाल फिलहाल में भी नजर नहीं आ रही है। तो आखिरकार जब तक ये कोशिशें शुरू होंगी और कोशिशें रंग लाए, तब तक तो न जाने तबाही का मंजर कहां से कहां पहुंच जाएगा।
अभी से हम देख रहे हैं किस तरह से बच्चे, बुजुर्ग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और जिन लोगों को अपने परिवार को छोड़ना पड़ रहा है, अपने देश को, अपने घर को, अपने मुल्क को छोड़ना पड़ रहा है, क्या कुछ उनके ऊपर बीत रही है। पल पल उनकी जान को खतरा मंडरा रहा है। ये लोग करे तो क्या करे, बेबसी उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलकती हुई, लेकिन कब तक? शिल्पा, आपने जो तस्वीरें दिखाई है, हालांकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आज सवेरे से वही तस्वीरें देख रहा हूं अलग अलग टीवी स्टेशंस पर। पहली बात तो ये है कि जो यूरोपियन सोर्सेज से ये सारी तस्वीरें आ रही हैं, बड़ी हृदय विदारक तस्वीरें हैं। ये देख करके वाकई में लगता है कि जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। तस्वीरें आ रही हैं यूक्रेन से, लेकिन सोर्सेज जो है अभी तक कुछ खास पता नहीं है, लेकिन अंत होना चाहिए इस युद्ध का, बिल्कुल ये बात साफ है। और जहां तक मैं समझता हूं, जो युद्ध की वजह रही है, जब तक वो वजह खत्म नहीं होगी, जब तक उस वजह का सोल्यूशन नहीं होगा, तो युद्ध की स्थिति बरकरार रहेगी। मैं कह रहा हूँ युद्ध की स्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि युद्ध में टेम्पररी एक विराम लग सकता है, पेशकश हुई भी है। पुतिन ने कहा भी है कि जो 4 शर्तें हैं, अगर वो 4 शर्तें यूक्रेन मान लेता है तो युद्ध में विराम लग सकता है। लेकिन जो शर्तें हैं, मुझे कोई इस चीज़ की आशा नहीं है कि जो जेलेंस्की का एटीट्यूड है, जो वो कह रहे हैं कि वो पुतिन को कब्रिस्तान पहुंचा देंगे या ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद लगता नहीं है कि वो शर्तें मानेंगे। एक तो बात ये है। हाँ। दूसरी बात ये है कि रशिया भी जिस स्थिति में पहुंच गया है, उसको भी निकलना मुश्किल ही होगा, और निकलना चाहेगा भी नहीं। हाँ। तो जहां तक मैं समझता हूं कि अगर युद्ध को विराम लगना है, पहली बात तो ये कि 10 तारीख को जो विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है अंतालिया में, अगर उसमें कोई आशा बनती है तो देखिए क्या होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अल्टीमेटली जो मेन चीज़ है वो ये है कि यूक्रेन को ये मानना होगा कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने पर अड़ जाता है और नेटो उसको मेंबरशिप दे भी नहीं रहा है, तो यूक्रेन रशिया के लिए सिक्योरिटी के लिए खतरा बना रहेगा। और उस समय तक रशिया, मेरा ख्याल है, वो विराम लगा सकता है, लेकिन युद्ध की स्थिति बरकरार रहेगी। जी शिल्पा। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें ये हृदय विदारक है। वाकई में एक बच्चा देखिए किस तरह से रो रहा है, वहां बिलख रहा है, जिसने अपनी माता को खो दिया, जिसने अपने पिता को खो दिया है, और वो जब दूसरे बच्चों को देखेगा अपने माता पिता के साथ, उसके दिल पर क्या गुजरेगी, समझा जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस युद्ध में ये लोग जो भुगत रहे हैं, इनका क्या कसूर है, इन्हें ये तमाम चीजें क्यों भुगतनी पड़ रही है। और माथुर साहब, आपका रुख करूंगी मैं, क्या यूक्रेन के लिए ये कहा जाए विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कि अब भी समझ में नहीं आ रहा है? 13 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को चलते हुए, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जिस तरह से बार बार कह भी रहे हैं कि पश्चिमी देशों से कोई मदद नहीं मिल रही है, और हो सकता है ये मेरा आखिरी संबोधन हो, इस तरह की वो अपील भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन बच्चों की ये तस्वीरें, अब क्या उम्मीद की जाए? साथ ही साथ यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति की अपील सामने आना, वो जेलेंस्की से कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से इस युद्ध को खत्म करवाइए, विराम लगाइए, फिर भी नहीं सुन रहा यूक्रेन। उससे पहली बात तो जो आपने कही है कि यांकोविच का जो बयान है, हाँ। यांकोविच जो पुराने उनके राष्ट्रपति हैं, वो रूस के समर्थक हैं, रूस के समर्थन से वो वहां बैठे हुए थे। और जब 2014 में उन्होंने जो यूएन, जो नाटो के साथ इनका जो करार हो रहा था, उसको कैंसिल करवाया था, और उससे पब्लिक में रिबेल हुआ था, और उनको जाकर के रूस में शरण लेनी पड़ी थी। तो रूस के पूर्व माथुर साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपनी चर्चा का। आज चर्चा हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच। 13 दिनों से जंग लगातार छिड़ी हुई है, और इस जंग की वजह से जो हर तरफ तबाही का मंजर, तबाही का आलम देखने को मिल रहा है, चीख पुकार मची हुई है, मानवता खतरे में नजर आ रही है। अब ऐसे में
क्या कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है? कैसे इस युद्ध का अंत हो सकता है? हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। अनुज माथुर साहब, आप ही के पास आऊंगी। माफी के साथ सर, आपको रोकना पड़ा था। अब प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी, कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी एक जंग है। वो जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग भी बोल रहे लोकतंत्र की हैं। मैं ये कह रहा था आपको कि यांकोविच जो है वो उनका वो भी जंग, तो वो उनका जो झुकाव है वो रूस की तरफ से हमेशा से रहा है। और जब उनको अरेस्ट करके यूक्रेन से निकाला गया था तो उन्होंने रूस में जाके शरण ली थी। तो उनके बयान को थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट करने की जरूरत है। लेकिन मैं उनसे इस तरह सहमत हूं कि इस युद्ध को रोकना चाहिए। मैंने शिल्पा आपके चैनल पे पहले भी कहा है कि द ओनली हेल्प यूक्रेन नीड्स इज कि इस युद्ध को किस तरह से समाप्त किया जा सके। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि इस युद्ध से ये बिल्कुल साफ हो गया है और इतिहास इसका गवाह रहा है। पहले भी ये बात साफ हुई है कि जो आर्थिक ताकतें हैं वो लड़ाइयां नहीं लड़ती, जो मिलिट्रियां होती हैं वो लड़ाइयां लड़ती हैं। आप देख लें कि यूएस कितना बड़ा आर्थिक शेयर था और वो जाकर के उसने वियतनाम में मुंह की और कई जगह। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इट इज नॉट द इकोनॉमीज हु फाइट द वॉर, इट इज द मिलिट्रीज हु फाइट द वॉर। और मिलिट्री वो होती है कि किसी एक पॉइंट इन टाइम में आप अपनी कितनी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करके दुश्मन के सामने लगा सकते हैं। तो जो बात आप जिसके यूक्रेन के राष्ट्रपति की कर रही हैं उससे बिल्कुल साफ ये पता लगता है कि उन्होंने किस प्रकार से उस अपनी आर्मी को इक्विप किया है, मोटिवेट किया है। और वो आर्मी नंबर में कम होते हुए भी, पैसे में कम होते हुए भी, ट्रेनिंग में कम होते हुए भी एक बहुत तगड़ा जवाब दे रही है रूस की आर्मी को। लेकिन एक बात जो मैं दूसरी बताना चाह रहा हूं वो ये है कि रूसी जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो एक बहुत पहुंचा हुआ मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, बहुत ज्ञानी, बहुत प्लानिंग के साथ उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ये पूरा काम किया है। हाँ। कितनी शक्ति कब लगानी है ये उसको मालूम है। और आप ये मान लें कि जितनी शक्ति वो लगा सकते थे 13 दिनों में, उसका मेरे हिसाब से 20% भी अब उन्होंने नहीं लगाया। उनके पास इतनी ताकत है क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और मैं इसी बात की आपको गारंटी देता हूं कि उनके पास इससे निकलने का एक बहुत शानदार बेहतरीन एग्जिट प्लान भी होगा। जो कि हमें नहीं मालूम है क्या है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि उसके पास कुछ है। दूसरी जो निकल भी जाएंगे सर, जाहिर सी बात है। जिस तरह से आपने कहा है कि पुतिन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो निकल भी जाएंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन तब तक ये जितने भी निर्दोष लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, उनके हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा ना सर। उनके पास तो एक ही जिंदगी है, एक ही परिवार है, वो खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। देखो शिल्पा, युद्ध बिल्कुल युद्ध कहीं भी हो, ये तो एसेंशियल इविल्स हैं। ये युद्ध की विभीषिका है। जो युद्ध में गया उसको इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई जीते कोई हारे, लेकिन ये जो त्रासदी, मानवीय त्रासदी हुई है, उसका कोई किसी के पास जवाब नहीं है। और लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी यूक्रेन को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आखिरकार ऊपर से ये कह देना 13 दिन में रूस ने उतने हथियार गंवा दिए जितने कि 30 सालों में भी नहीं गंवाए। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये और ज्यादा और नहीं भड़काता हुआ? साथ ही अमेरिका की अगर बात कर ले तो अमेरिका प्रतिबंध लगाने के आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए, जबकि इन प्रतिबंधों का फिलहाल तो रूस पर कुछ असर होता हुआ दिखाई नहीं रहा है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भाई जितने भी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, रूस के पास कोई ना कोई तरीका होगा, उसका भी तोड़ होगा, उससे भी वो कॉप अप कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो उनका फोकस है यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने पर, उन्हें झुकाने पर, घुटनों पर लाने पर। लड़ाई लड़ रहा है और राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिनका स्वयं का अपना जीवन दांव पे लगा हुआ है, उनके साथ कभी भी कोई कुछ भी हो सकता है। जाहिर है कि वो इस समय लगातार भारी दबाव झेल रहे हैं। और साथ ही साथ जो यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, यूक्रेन के आम नागरिक हैं, उनका जीवन तबाह और बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन के ऊपर अभी राष्ट्रपति पुतिन ने अभी हाल का ही जो बयान दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि यदि यूक्रेन रशिया की शर्तें नहीं मानेगा तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। और दिखाया जा रहा है। बातचीत जो चल रही है रशिया की तरफ से, जो भी बातचीत किए गए हैं वो रशियन टर्म्स में ही रशिया बात करना चाहता है। और ये उसी तरीके कैरेक्टरिस्टिक है, तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को सरेंडर कराने पर मजबूर करने वाले तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं।
हाँ। तो ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो यूक्रेन की जनता है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र था और अभी भी है, और जाहिर है कि उसके अस्तित्व को रशिया जो है चैलेंज कर रहा है, और उसे समाप्त करने की उसकी जो एक मंशा है, या हाँ। समाप्त नहीं करना तो उसको कम से कम कंट्रोल करना चाहता है, ये रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की मंशा है, वो बहुत स्पष्ट है। उसके लिए वो लगातार धमकियां भी दे रहे हैं, लगातार उनके ऊपर हमले भी कर रहे हैं। तो यूक्रेन का यूक्रेन के बारे में ये कहना कि यूक्रेन सरेंडर क्यों नहीं कर देता, मुझे लगता है, मेरा ऐसा विचार है कि यूक्रेन लड़ाई लड़ेगा, और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो लड़ाई है लंबी चल सकती है, और ये जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है आने वाले समय में इंसर्जेंसी में भी तब्दील हो सकता है। नागरिक हैं जो कि हथियार उठा रहे हैं, उनको अमेरिका और नेटो के द्वारा लगातार मिलिटरली इक्विप भी किया जाएगा, उन्हें आर्थिक दी जाएगी। और ये जो पूरी जो सिचुएशन है, चूंकि राष्ट्रपति ने इसको नेटो के एक्सटेंशन से जोड़ दिया है, इसी वजह से इस विवाद का दायरा बहुत लेकिन बड़ा हो सर, गया है। जितने ज्यादा और देश इसमें कूदेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि तीसरा भयानक रूप लेता हुआ नजर आएगा? वो बड़ी वाली तस्वीर उभर कर सामने आने लगेगी। ऐसे में हर हाल में सोचना होगा कि रशिया को कैसे रोका जाए। हालांकि प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, लेकिन वो प्रतिबंध कितने असरदार दिखाई दे रहे हैं? देखिए शिल्पा जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अभी तक जो अमेरिका और नेटो का जो रिस्पांस रहा है, वो हाँ। बहुत ही ज्यादा केयरफुल है। हाँ। और अभी आपने देखा कि हाल में ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो अपील की कि यूक्रेनियन एयर स्पेस पे नेटो के द्वारा नो फ्लाई जोन इम्पोज किया जाए, हाँ। उसको नेटो के द्वारा आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। और कंसिडरेशन यही थे उसके पीछे हाँ। कि यदि नेटो के द्वारा यूक्रेनियन एयरफोर्स के ऊपर नो फ्लाई जोन इम्पोज किए जाने की कार्रवाई की जाती है, हाँ। तो ऐसे में निसंदेह मान लीजिए कि उसका रशियन एयरफोर्सेस से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा, और ये जो पूरा युद्ध है ये एस्केलेट कर जाएगा, और इसका युद्ध जो है विश्व स्तर का हो जाएगा। हाँ। और ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इसी विश्व वजह युद्ध में से तब्दील हो सकता है, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक बार वो विश्व युद्ध में तब्दील हो गया, फिर चाहकर भी तमाम देश कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय तबाही के, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। विनोद दत्ता साहब, आपका कमेंट सर, जल्दी से ओपनिंग दिमाग आपका। हाँ देखिए, जिस तरह से है बाकी जो सुपर पावर्स हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जैसे वो समर्थन कर रही हैं, चाहे वो चाइना हो, रूस के साथ हो, या अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूक्रेन के साथ हों। हालांकि देखिए, यूक्रेन को अमेरिका ने शाबाशी तो दी है लेकिन उसका साथ नहीं दिया, और अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया है कि अमेरिका एक बहुत डिपेंडेबल अलाई नहीं है। और अमेरिका, देखिए वो कहते हैं ना कि निरपेक्ष होए देख तमाशा, तो अमेरिका का रुख ये है कि वो बाहर से बैठ के तमाशा देख रहा है। रही बात विश्व युद्ध की, देखिए जिस तरह से माथुर साहब ने भी कहा था कि देखिए जो लड़ाइयाँ हैं वो इकोनॉमिक तौर पे लड़ी जाती हैं। हाँ। मिलिट्री का जो सपोर्ट है, यस, क्योंकि मिलिट्री उसको अंजाम देती है, लेकिन किसी भी देश के लिए लड़ाई का जो स्टेमिना है या जो कॉम्बैट या लॉजिस्टिक स्टेमिना है उसका, देश का, वो उस पर निर्धारित करता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। हाँ। क्योंकि देखिए रूस भी जिस तरह से उसके लॉसेस हो रहे हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, 2014 में जब उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई थी तो रूस की जो इकोनॉमी है उसकी जो जीडीपी है वो करीब 5% का उसको नुकसान हुआ था। अब जिस तरह की सैंक्शंस लगाई गई हैं उसके जो दूरगामी जो उसके इम्पैक्ट हैं वो कुछ सालों बाद दिखाई देंगे। अभी तो जैसे लड़ाई में देखिए, जब किसी को गोली लगती है तब उस समय उसको नहीं पता लगता है कि मुझे कहाँ गोली लगी है, क्योंकि चोट गर्म होती है, उसके अंदर जोश होता है, तो वो गोली लगने के बावजूद भी सैनिक लड़ता है। तो वही हालात रूस के हैं। रूस को ये जंग, क्योंकि अमेरिका ने ये मना कर दिया है कि मैं युद्ध में नहीं आऊंगा, हाँ। तो रूस के लिए एक ये एफ्रोडिजियाक का काम कर रहा है। हाँ। उनको एक इस तरह का अलौकिक आनंद आ रहा है पुतिन साहब का। देखिए वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। अगर वो न्यूक्लियर अटैक करते हैं तो ये बाकी लोग क्या सत्संग करेंगे क्या? जितनी नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं क्या वो इस युद्ध में शामिल नहीं होंगी? हाँ। क्योंकि ये सन लेकिन 45 तो नहीं सर है। इसी बात का है ना कि कहीं इस ईगो की लड़ाई में, इस नाक की लड़ाई में, इस सनक में अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? माथुर साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा।
अच्छा, मैं यही कह रहा था, देखिए मैं थोड़ा सा इनसे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं कि क्या है कि आप ये जो फ्रंट युद्ध है 3 फ्रंट्स पे लड़ा जा रहा है, ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। और 3 फ्रंट्स में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का फ्रंट है, एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का फ्रंट है और एक ग्राउंड वॉरफेयर का फ्रंट है। और इन तीनों फ्रंट्स पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां तक सवाल रूस पे लगाए गए प्रतिबंधों का है, दूसरा फ्रंट वॉर, इकोनॉमिक वॉर, मैं ये बता रहा हूं कि रूस एक बड़ी भारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है और उस पर लगाए गए सैंक्शंस का असर और देशों पर भी हो रहा है और उससे मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा हो रहा है। और यूरोप की जो छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर इसका बहुत जबरदस्त असर होने वाला है। रूस के पास इतनी ताकत है कि वो इसको जज्ब कर पाएगा, लेकिन वो जो छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं वो इसको जज्ब शायद ना कर पाए। आप देखिए किस तरह से गैस, ऑयल, इन सब की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। सिर्फ 1 मोर मिनट। और इस वजह से आप देखिए कि किस तरह से फ्रांस, जर्मनी, कई देशों की भाषा बदल रही है। भाषा बदल रही है, जो अभी पूरी तरह मिले हुए थे वो भाषा बदल रहे हैं और अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई रूस का भी पक्ष देखना चाहिए, ये करना चाहिए। चिंता बढ़ती है कि अब आगे होगा क्या नहीं। फिलहाल आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे ये जानने की कोशिश कि भाई अब 13 दिनों से जारी इस जंग के बीच क्या बातचीत से कोई समाधान संभव है? क्या बातचीत के जरिए नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठकर इस युद्ध के अंत के बारे में बात हो सकती है, सोचा जा सकता है? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? वक्त छोटे से देखा, लौटेंगे जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे, इसी सवाल का जवाब लेने की करेंगे कोशिश। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज अखाड़े में चर्चा हो रही है 13 दिनों से जारी रूस और यूक्रेन के बीच जंग कब थमेगा, यूक्रेन और रूस का ये युद्ध, गिरती मिसाइलें, मरते लोग, आखिरकार कब लगेगी इन पर रोक? रूस के आगे क्यों बेबस है सुपर पावर अमेरिका? रूसी मिसाइल के आगे प्रतिबंधों के बम कितने होंगे असरदार? बेघर होते लोग, बिलखते मासूमों के दर्द पर मरहम कौन लगाएगा और कब लगेगी? क्या यूक्रेन की ताकत को समझने में गलती कर बैठे हैं पुतिन? क्या जेलेंस्की के हौसले के आगे पुतिन की सेना हो गई है बेदम? क्या यूरोप झेल पाएगा ये सबसे बड़ा शरणार्थी संकट? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। गोयल साहब, सीधा आप ही का रुख करूंगी और ब्रेक पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जो जहन में आया वो ये कि 13 दिन हो चुके हैं सर, ये जंग चल रही है। ऐसे में आप पूर्व राजनयिक हैं, बेहतरीन तरीके से आप बता पाएंगे कि ऐसी परिस्थितियों के बीच क्या बातचीत के लिए टेबल पर लाया जा सकता है दोनों दुश्मनों को? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? और अगर हाँ तो ये शुरू कैसे हो, इसकी शुरुआत कहां से हो, कौन करे, कैसे की जाए? शिल्पा, पहले आपके जो सवाल है बड़ा उचित सवाल है ये और बड़ा अहम सवाल है। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर रूस की सेना यूक्रेन के युद्ध में हावी नहीं हो पा रही है, इसकी एक बड़ी अहम वजह यह है कि युद्ध खाली 2 सेनाओं के बीच में नहीं है। ये कीव, खार्किव वगैरह जितने भी शहर हैं ये अर्बन वॉरफेयर बन चुका है। इन शहरों के अंदर जो सिविलियंस हैं वो भी हथियार उठा करके मिलिशिया बन गए हैं और वो रूसी सेनाओं से युद्ध कर रहे हैं। तो जहां पर सिविलियन अर्बन वॉरफेयर हो जाए तो वहां पर रुकावट आनी बहुत लाजमी सी बात है। और दूसरी वजह यह है कि अब मैं ये साफ तौर पर अभी कह रहा हूं कि यूक्रेन में सिविलियंस को एज ए ह्यूमन शील्ड भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि जो हमारे जो भारतीय छात्र सूमी से निकलना चाह रहे थे, उनको जबरन बस से उतार करके वहीं पर रखा गया। और ये कहा भी गया है कि अगर सारे सिविलियंस निकल जाएंगे तो खाली शहरों का हम बचाव कैसे कर पाएंगे? क्या मतलब है इस चीज का? खास साफ जाहिर है कि सिविलियंस को एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, अल्टीमेटली युद्ध कैसे भी शुरू हो, युद्ध का अंत युद्ध विराम से होता है, लेकिन युद्ध का हल, मैं हल की बात कर रहा हूं, हल बातचीत से ही होगा। बिना बातचीत के युद्ध का हल नहीं होगा। और इसके हल में 2 स्टेप्स हैं। एक तो 10 तारीख को जैसे विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। देखिए कि उसमें अगर ये बात समझ पाए कि युद्ध को विराम लगाना है और उस युद्ध विराम के बाद जब बातचीत होनी चाहिए वो यूरोप में सब देशों की, खाली यूक्रेन की नहीं। यूक्रेन, रशिया का भी सिक्योरिटी कंसर्न है कि अगर यूक्रेन नेटो का मुल्क बन गया तो यूक्रेन को नेटो का न्यूक्लियर कवर मिल जाएगा।
तो उसमें रशिया की सिक्योरिटी का क्या होगा? तो ये सारे यूरोप की सिक्योरिटी की बातचीत जब शुरू होगी तभी इसका पूरा एक हल निकलेगा। और मुझे उम्मीद ये है कि इसके बाद, इस युद्ध के बाद यूक्रेन भी समझेगा कि इस युद्ध के हल के लिए एक कॉमन सिक्योरिटी की बात करना जरूरी है। जी शिल्पा। बिल्कुल, ऐसे में सर साथ ही साथ पूरे यूरोप पर जिस तरह से शरणार्थी का ये बड़ा संकट मंडरा रहा है, इससे यूरोप कैसे डील करेगा? क्योंकि अगर इस परिस्थिति को यहीं पर निपटाना है, इससे यहीं पर डील करना है, तो फिर इसे यहीं पर रोकना भी उतना ही जरूरी हो जाता है संजीव श्रीवास्तव जी, क्योंकि आगे जाकर ये मामला हद से ज्यादा हाथ से अगर निकल गया तो चाहकर भी फिर कुछ नहीं हो पाएगा। है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। 1 मिलियन से भी ज्यादा और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो शरणार्थी हैं वो अन्य राष्ट्रों में पहुंच रहे हैं। उन राष्ट्रों के ऊपर भी दबाव है और वो चूंकि नेटो टेरिटरीज हैं, जैसे पोलैंड है एक नेटो टेरिटरी है, उसके अलावा अन्य जो राष्ट्र हैं जहाँ कहीं भी जो बॉर्डरिंग स्टेट है, यदि वो नेटो टेरिटरी है और उनके ऊपर शरणार्थियों का भी जो प्रेशर है वो आ जाता है, तो ऐसे में जाहिर है कि उनको अपनी सुरक्षा भी देखनी है, अपनी हाई अलर्ट पोजीशन को मेंटेन भी करना है और इन शरणार्थियों की भी देख रेख करनी है। तो ऐसे में दबाव उनके ऊपर भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मेरा भी स्पष्ट रूप से ये मानना है कि इस समस्या का जो समाधान है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही होता है। और इस बातचीत में मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही पक्षों को आना होगा। मेरे असेसमेंट के मुताबिक रशिया इस पूरे जो युद्ध को बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करना चाहेगा और आने वाले समय में रशिया की इकोनॉमी पर जो दबाव बनेगा, जैसा कि दत्ता साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि रशिया करना चाहता है। सर मैं यहाँ पर आपसे ये पॉइंट समझना चाह रही हूँ, आपने कहा कि रशिया नहीं चाहेगा, लेकिन सर ऐसा तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो लंबा खिंचता जा रहा है और रशिया की तरफ से तो बल्कि और एग्रेसिवनेस दिखाई दे रही है। यानी कि क्या यूक्रेन के बहाने ये समझा जाए कि वो अमेरिका को ललकारना चाह रहा है, कि अमेरिका पर्दे के पीछे से सामने आने के लिए मजबूर हो जाए और इसलिए न्यूक्लियर वॉर जैसी धमकियां दी जा रही है? जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता था कि देखिए ये जो यूरोपियन इस समय जो वर्तमान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा बहुत स्पष्ट है कि वो पूरे इस एग्रेशन के माध्यम से पूरे यूरोपियन सिक्योरिटी जिसकी की बात अभी एम्बेसडर गोयल ने की, उसमें जो अमेरिका और जो नेटो की जो हेजेमोनी है उसको चैलेंज करना चाहते हैं। ये जो यूक्रेन का संकट है ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता का परिणाम है और यूक्रेन के आम नागरिक इसमें पिस रहे हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। एक समय ऐसे एक ऐसे समय में कि जब अमेरिका जो है इंडो पैसिफिक रीजन पे ज्यादा फोकस्ड होने जा रहा था, वो इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया जैसे थिएटर से निकल करके वो चाइना के चैलेंज पर ज्यादा फोकस होने जा रहा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने पूरे यूरोपियन थिएटर में अमेरिका और नेटो की हेजेमोनी को चैलेंज करने की कोशिश की है। इसी तरीके की वो जो अपनी कोशिशें हैं वो उन्होंने सीरिया में भी की, लीबिया में भी की, जो यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी राष्ट्रपति पुतिन की महत्वाकांक्षाएं हैं और वो पूरे रशिया की विदेश नीति का वैभव गौरव उसी तरीके का स्थापित करना चाहते हैं जैसा कि सोवियत यूनियन के समय में हुआ करता था। तो ये बेहद महत्वाकांक्षी नेता है और अपनी महत्वाकांक्षा की सिद्धि के लिए वो तरह तरीके से अमेरिका और नेटो की और ये वेस्टर्न कंट्रीज की जो हेजेमोनीज है उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये भी मैं कहूंगा आने वाले समय में मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो चैलेंज है वो चाइना के साथ मिलकर के भी ये करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान समय में यदि चाइना अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन में घेर रहा है, उस पे चैलेंज कर रहा है, तो रशिया उसे यूरोपियन थिएटर में चैलेंज कर रहा है। सर चलिए, आपने चाइना का यहाँ पर जिक्र किया। श्रीवास्तव जी, आपसे मैं अब चाइना को लेकर ये सवाल करना चाहती हूँ, वो ये है कि रूस के समर्थन में जिस तरह से चीन उतर गया है, पाबंदियों का जो रशिया पर लगाई जा रही है उसका वो विरोध कर रहा है, वो किस तरफ इशारा करता हुआ सर क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा जो इस समय सिचुएशन है, सिनारियो है, उसमें चाइना की टैसिट अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। आप देखिए बीजिंग विंटर ओलंपिक खत्म होने के इमीडिएट बाद रशिया ने एक्शन लेने शुरू किए, डोनेट्स्क और लुहांस्क को रिकॉग्नाइज कर दिया, उसके बाद फिर 2 दिनों के बाद हमला कर दिया। और लेकिन जब तक ये बीजिंग विंटर ओलंपिक्स नहीं खत्म हुए थे तब तक राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी तक जो चाइना के जो बयान आए हैं यदि आप उसे देखें तो यद्यपि कि चाइना ने एक्सटेंशन जरूर किया है, यूएनएससी में एक्सटेंशन किया है, अन्य जगहों पे जो बैठकें हुई हैं यूएन के लेवल की उस पर एक्सटेंशन किया है, लेकिन उसके जो बयान में जो रशिया का सपोर्ट दिखाई देता है और ऐसा इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे ऑपरेशन में जो है कि चाइना की टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और चाइना चूंकि अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉशस
अप्रोच रखता है, बहुत ही ज्यादा उसको लेकर के दबाव महसूस करता है। ठीक है। ऐसे में यदि अमेरिका ज्यादा यूरोपियन थिएटर में ज्यादा एंगेज होता है, तो ऐसे में इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, वो चाइना ही होगा। चाइना जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, वो जाहिर है कि उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी, जैसा अमेरिका चाहता था उस बिल्कुल तरीके का नहीं हो बिल्कुल। पाएगा। और तो ये चाइना इसका का सबसे ये बड़ा रूप जिस तरह से उभर कर फायदा सामने आ उठाएगा। रहा है, मुझे याद आ रहा है माथुर साहब, जब से ये युद्ध छिड़ा है, जब से लगातार इस मसले पर मेरी आपसे चर्चा हो रही है, आप बार बार इसी तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना के इसी रोल का आप बार बार जिक्र करते हुए भी दिखाई दिए। बिल्कुल, मैंने शुरू से यही स्टांस है कि इसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो चाइना है और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी चाइना उभर करके निकलेगा। लेकिन मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि हमें, जब हम इंटरनेशनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो रशिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं पूरी तरह से इनसे सहमत हूं कि एक नया डिफेंस आर्किटेक्चर यूरोप का बनकर के उभरेगा, लेकिन रशिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अब आप देखिएगा कि ये बात मैंने कितनी बार आपके चैनल के माध्यम से कही है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद उनको कहा गया था कि नाटो विल नॉट मूव एन इंच। जेम्स बेकर साहब ने कहा था, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे नाटो के। उसके बाद आप आगे चलते चले गए और 14 देश आपने नाटो में शामिल कर लिए। लेकिन आप रूस की वो देखिए, उन्होंने चू नहीं कहा 2008 तक, लेकिन जब 2008 में बुखारेस्ट डिक्लेरेशन में आपने कहा कि यूक्रेन और जॉर्जिया भी अगर अब नाटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, बनेंगे, तब उन्होंने रिटेलिएट किया। तो ये इशू ये है कि ये बहुत बड़ा शतरंज का खेल है, और इसमें मेरा मानना है कि रूस के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उसका देखने के लिए युद्ध करना जरूरी नहीं है। युद्ध एक बहुत गलत स्ट्रेटेजिक ब्लंडर पुतिन साहब ने किया है मेरे हिसाब से, और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अब दोनों, पुतिन और जेलेंस्की, दोनों के पास विकल्पों की बहुत कमी हो गई है। दोनों ऐसी परिस्थिति में आ गए, अगर मान लीजिए आज जेलेंस्की साहब तमाम शर्तें रूस की मंजूर कर लेते हैं, तो उनसे ये प्रश्न जरूर करेंगे, कम से कम मैं करूंगा, कि भाई अगर आपको यही करना था तो इतने लाख आदमी क्यों मरवा दिए, 50 लाख आपने शरणार्थी क्यों बनवा दिए। तो ये इशू है कि अभी उनके लिए बैक ट्रैक करना, उसके लिए एक उनको सोचा समझा एग्जिट प्लान निकालना पड़ेगा, और उस एग्जिट प्लान में दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, जिस बात टॉक्स की बात हो रही है विदेश मंत्री लेवल की, उसमें एक खास बात यह है कि उसमें तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं वो भी हिस्सा लेंगे, ट्राइपार्टाइट टॉक। और तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है, तो उसमें इसका कोई डायमेंशन जो है इन टॉक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। और मुझे कोई छोटी दूर से एक इसमें से किरण, आशा की किरण दिखाई दे रही है, और काफी संभावना है कि उस टॉक्स के 10 मार्च के बाद हमें कोई इससे बेहतर तरीका देखने को मिले। और एक बात आप और देख लें कि रूस ने काफी कंस्ट्रेंट के साथ अभी तक काम किया है। ये जो पिक्चर्स आपकी आ रही हैं, वो तमाम पिक्चर्स एक तरफा हैं लगभग। तो ये आप माने कि रूस के पास इतनी शक्ति है कि अगर वो चाहता तो इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन मैं फिर भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं पुतिन की प्रशंसा रशिया के नहीं मन कर रहा में हूं। चल क्या रहा है इन 13 दिनों में, क्या समझ में आ रहा है? रशिया का सिक्योरिटी, उनका यही मानना है कि जब तक ये यूक्रेन बिल्कुल निश्चित रूप से उनको कहेगा नहीं कि वो नाटो में शामिल नहीं होंगे, तब तक नाटो उनके दरवाजे पे आगे बैठ जाएगा। नाटो की एटॉमिक मिसाइल्स यूक्रेन में लग जाएंगी, बिल्कुल आपके सिर पे। तो ये इशू है, जब तक वो यूक्रेन को से ये नहीं ले लेते हैं कि ये नाटो में नहीं जाएगा, तब तक मेरे हिसाब से पुतिन साहब की जो है इच्छा पूरी नहीं होगी। ये मान लें आप, 4 उन्होंने उद्देश्य लगाए थे और उसमें से ठीक है। लेकिन यूक्रेन तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये हम खत्म हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जेलेंस्की साहब अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, जब मातृभूमि की बात आती है, जब अपने वतन की बात आती है, तो कोई भी इंसान है वो यही कदम उठाएगा। ये मेरे अपने जातीय तासुरात हैं। वो यही कदम उठाएगा कि भाई, वो कहते हैं ना कि पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छड्डे खेत। क्योंकि देखिए, क्या आप
बैटल ऑफ रेजांगला, जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, क्या आप उनको ये कहेंगे कि साहब इतने चीनी सैनिक आ रहे थे तो हमें मोर्चा छोड़ देना चाहिए था? क्या जनरल सगत सिंह ने ये फैसला लिया कि जब देश ने ये आदेश दे दिए थे कि मोर्चे खाली कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने फादर से कहानियां सुनता था, उन्होंने सन 62 की लड़ाई में लिया था हिस्सा, तो वो ये कहते थे कि आदेश आते थे मोर्चा खाली कर दीजिए। जनरल सगत सिंह साहब ने उन्होंने ये फैसला लिया था कि ओवर माय डेड बॉडी। तो जब वतन की बात आती है तो लोगों के जो जज्बात हैं वो ठीक है कि भाई ठीक है, जब अगर देश ही नहीं रहेगा, जब अगर रशिया वहां आके बैठ जाएगा तो ज़ेलेंस्की साहब में शामिल होगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बड़ा गहरा रिश्ता है सियासत से तबाही का, बड़ा गहरा रिश्ता है सियासत से तबाही का। जिस्म जले, मजहब जले, घर या शहर, कुर्सियां हमेशा खुश रहती हैं या मुस्कुराती हैं। तो ये आप ये देखिए कि पहले अमेरिका ने चीन का प्रयोग किया रूस को तोड़ने के लिए, आज रूस चीन का इस्तेमाल कर रहा है या चीन रूस का इस्तेमाल कर रहा है, आई थिंक दैट इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड, अमेरिका का तोड़ने के लिए या उसका जो वर्चस्व है उसको खत्म करने के लिए। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई, जैसा सब लोग जानते हैं और दो बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, गोयल साहब और श्रीवास्तव साहब, तो वो ये सहमत होंगे कि यहाँ परमानेंट इंटरेस्ट है, यहाँ परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है कोई। और जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह से कॉन्टूर्स बदल रहे हैं वर्ल्ड के, वो ये बता रहा है। अब विश्व युद्ध की बात आप देखिए, और इन परमानेंट इंटरेस्ट का खामियाजा मानवता को इस समय भुगतना पड़ रहा है। गोयल साहब, क्योंकि अब ये युद्ध मानवता के विरुद्ध जाता हुआ सर, पूरा का पूरा देश, एक एक देशवासी, उनकी जान खतरे में, दांव पर लगी हुई, और एक फैसला उनकी जान बचा सकता है या गंवा सकता है। देखिए शिल्पा, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि the wars are started by the politicians, the generals, they start the war and people pay the price. तो प्राइस तो यहाँ पर ये मानवता ही चुका रही है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए कहते हैं कि जब ये आप युद्ध शुरू करें तो युद्ध शुरू करने के लिए खाली ये मत सोचें कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। ये मानवीय महत्वाकांक्षा, खासतौर पर पॉलिटिशियंस की महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा तक बढ़ सकती है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा में आप महाभारत का याद कीजिए कि धृतराष्ट्र की एक महत्वाकांक्षा में कितने लोग मर गए और कितना नुकसान हुआ। तो हर एक युद्ध में ये होता है। और यहाँ पर मैं साफ साफ कहना चाहूंगा बिना किसी लाग लपेट के कि यहाँ पर ज़ेलेंस्की की महत्वाकांक्षा ये रही कि वो यूरोप में रशिया को टक्कर दे सकता है ये। और अब उस महत्वाकांक्षा में यूक्रेन के लोग वही एक तरह से युद्ध की अग्नि में ज्वाला सामग्री बन रहे हैं ये। तो ये युद्ध रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनको देखना होगा, रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, और कि युद्ध के खतरे में कम से कम सबकी जो सुरक्षा है उसका ख्याल रखते हुए आगे चलना होगा। तो उम्मीद है कि शायद ये बात ज़ेलेंस्की साहब को समझ में आए। और देखिए ना श्रीवास्तव साहब, यूक्रेन की ये एक महत्वाकांक्षा हंसते खेलते देश को किस कगार पर ले आई। फाइनल कमेंट भी दीजिएगा सर, क्या होता हुआ अब आगे दिखाई दे रहा है? 13 दिन हो चुके हैं, क्या ये लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है? कब होगा इसका अंत? श्रीवास्तव साहब। अच्छा, आप उससे पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसका जो सलूशन है सिर्फ निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत से ही हो सकता है। रशिया ने ये जो एक्शन लिया है, ये जाहिर है कि ये एक्शन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यूक्रेन अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए और अपने राष्ट्र के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके द्वारा टफ पोस्चर, एक फियर्स फाइटिंग जो की जा रही है, वो उनका जाहिर है कि जैसा दत्ता साहब ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के ऊपर हमला होगा तो वहां के लोग लड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक स्वतंत्र राष्ट्र था, संप्रभु राष्ट्र था, उसके सॉवरेन राइट्स पे हमला हुआ है। लेकिन ये जो दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, ये जो प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है रशिया के द्वारा,
और यदि उसे अपने मंसूबों में सफलता मिल जाती है तो चाइना को एक बड़ा मौका मिलेगा ताइवान पर इसी तरीके के कोई एक्शन लेने का। उसको वो सो कॉल्ड मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह का नाम दे करके वो ताइवान के ऊपर भी इसी तरीके का हमला कर सकते हैं। इस बात की संभावना बढ़ जाएगी। और ये अमेरिका की जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो पूरी जो अमेरिका के जो ट्रीटी एलाइज हैं, जापान, कोरिया, फिलीपींस एक्सेट्रा, और उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके लिए भी उनके अंदर भी अमेरिका की पूरी लीडरशिप के ऊपर सवालिया निशान पैदा करेगा। इसलिए ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले समय में यद्यपि कि अमेरिका इसे डायरेक्टली मिलिटरीली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन जो अन्य स्फीयर्स हैं उसमें अमेरिका के द्वारा और अधिक सख्त एक्शन रशिया के विरुद्ध लिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका की ये क्रेडिबिलिटी का भी प्रश्न बन गया है। चलिए ठीक है, विनोद दत्ता साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, कंक्लूडिंग कमेंट आपका सर। देखिए, जिस तरह से जिस स्थिति पे ये युद्ध पहुंच चुका है, और श्रीवास्तव साहब ने भी ये बात कही थी और गोयल साहब ने भी ये बात कही थी कि भाई दोनों देशों के लिए अब पीछे हटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रशिया का भी देखिए जो स्टेमिना है, मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया एक कमजोर देश है, लेकिन आजकल का जो वॉरफेयर है वो वॉर इज ए वेरी कॉस्टली हॉबी, क्योंकि वो जमाने लग गए जिस तरह के नुकसान रशिया उठा रहा है पिछले 30 सालों में कभी उसने इतनी कैजुअलिटीज नहीं देखी हैं। तो एवरीथिंग कॉस्ट मनी, एवरीथिंग इज नाउ कॉस्टिंग रशिया अ ग्रेट फॉर्चून। तो रशिया भी ये चाहेगा कि जल्द से जल्द वार्ताओं के द्वारा इस युद्ध की जो स्थिति है उस पे कोई खत्म हो और मुझे लगता है कि वो ईस्टर्न यूक्रेन को अगर उसका वर्चस्व रहता है तो बिल्कुल, और आज नहीं तो कल जब ये युद्ध खत्म होगा तब सोचना पड़ेगा ही। पैसे का नुकसान तो बात की बात है, यहाँ तो मानवता ही खुद खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए माथुर साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इसका अंत जो है बातचीत के जरिए निकालना पड़ेगा। ठीक है। रशिया जो है उन्होंने 2 उद्देश्य ऑलरेडी प्राप्त कर लिए हैं, और वो अपना तीसरा उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात बातचीत करके और इसका हल निकालने का प्रयास करेगा। यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सदर्न यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन पे रशिया का इन्फ्लुएंस अथवा कब्जा रहेगा, और उसके बाद ये शायद बातचीत के द्वारा ये हल हो जाए। क्रिमिया उनको चाहिए, क्रिमिया को अपना उसको मनवा के मानेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि 10 मार्च की जो बातचीत है उससे कोई रास्ता निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये आप मान लें शिल्पा कि ये उम्मीद है, और ये बात आप मान लें कि ये ना तो महायुद्ध में कन्वर्ट होगा ना ये परमाणु युद्ध में कन्वर्ट होगा, ये आप मान लें। ठीक है गोयल साहब, जाते जाते आपका कंक्लूडिंग कमेंट। मैं बस यही कहूंगा कि आखिर में उम्मीद बस अब 10 तारीख पर टिकी हुई है। उसके बाद में देखिए क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तो उम्मीद की किरण एक नजर आएगी कि नहीं आएगी, 10 तारीख के बाद वो स्पष्ट हो पाएगा। 10 मार्च के बाद इस तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी कि आगे क्या होने वाला है। तेहन ऑलरेडी हो चुके हैं, हर तरफ यूक्रेन में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, चारों तरफ रोने की आवाजें, लोग बंकर्स में छिपे हुए हैं, किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शरणार्थी हुए हैं, घर बार सब कुछ छूट चुका है, उनका मुल्क तक उनसे छूट गया है। ऐसे में अब उनका आगे होगा क्या नहीं, 10 तारीख के बाद ही उसके आगे का रास्ता स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल उसके लिए करना होगा इंतजार। आप मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।